वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने बात की थी विटामिन के बारे में। कुछ विटामिन आपको बता दिए थे, सिर्फ आपका विटामिन सी बचा रह गया था, फॉलिक एसिड और मिनरल्स के बारे में बताना बचा रह गया था न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड A&M कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम बात करेंगे विटामिन सी की, फॉलिक एसिड की, कि विटामिन सी की कमी क्या होती है, कैसे होती है, किन किन चीज़ों के कारण होती है, क्या क्या हम खाते हैं नहीं खाते हैं, उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, कैसे हम पहचानेंगे किसी को विटामिन सी की कमी है, उसके अलावा उसके उपचार क्या हैं, बाकी मिनरल्स के बारे में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। रफली मैं आपको ब्रीफ करता चला जा रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करते हुए इसके नोट्स बनाते रहिएगा, आपके एग्जामिनेशन में ये चीज़ें काम आएंगी। सो स्टार्ट विटामिन सी की डिफिशियंसी के बारे में पहले बात करेंगे। अब विटामिन सी जितने भी हमारे खट्टे पदार्थ होते हैं, कच्चा आम हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, इन सब में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बहुत अच्छी तरह से मिलता है। और विटामिन सी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। बचपन में जब छोटा बच्चा होता है उस समय विटामिन सी की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर विटामिन सी में डिस्टर्बेंस होगी तो बच्चों को बीमारी अक्सर पकड़ती रहती है, बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इसके कारण जो रोग होता है बच्चों में उसको बोलते हैं स्कर्वी, SCRUVY, स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। अब इसके लक्षण और चिन्ह क्या है, हम पहचानेंगे कैसे? तो पहली चीज़ तो इरिटेबल हो जाता है बच्चा, इरिटेबल हो जाता है, बच्चे में चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, बच्चा खेलता नहीं है, चुपचाप एक जगह बैठा रहता है, हाथ पैरों में उसके दर्द रहता है, बच्चे को एनोरेक्सिया हो जाता है, बच्चे को भूख नहीं लगती है, बच्चे के मसूड़ों से अक्सर खून आता रहता है, गम ब्लीडिंग जिसको हम बोलते हैं, और घाव भरने में समय लगता है बच्चे को मान लीजिए कहीं चोट हो गई है तो डिले इन वुंड हीलिंग, घाव भरने में उसमें समय लगता है। उसके अलावा बच्चे को एनीमिया हो सकता है, रक्त की कमी हो सकती है। प्रिवेंशन क्या क्या है कि दैनिक आहार में 50 से 75 mg विटामिन सी होना चाहिए, इसको हम संतुलित आहार कहते हैं। अब ये मिलता कहाँ से है? फलों के रस में, हरी सब्जियों में, फल में। अब पकाते समय इसमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो इसमें विटामिन सी है वो नष्ट न हो जाए। बच्चों को टमाटर, आलू, अमरूद, ये सारी चीज़ें हम खिला सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि नींबू का रस होता है, नींबू पानी होता है, आंवला होता है, आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है। उपचार क्या है? यदि किसी को स्कर्वी का रोग हो गया है तो 500 से 1000, 500 to 1000 mg विटामिन सी 10 से 15 दिन तक उस बच्चे को ओरली देना चाहिए। और अगर गंभीर बीमारी है तो 500 mg का उसका इंट्रावेनस इंजेक्शन होती हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन 7 दिन तक देना चाहिए। और अगर ओरली वो है, थोड़ा बहुत है, अगर ओरली ठीक होने लायक है तो 10 से 15 दिन तक उसको विटामिन सी की टैबलेट देनी चाहिए। उसके बाद आता है फॉलिक एसिड डिफिशियंसी। फॉलिक एसिड हमारे शरीर में खून बनाने में मदद करता है। यदि फॉलिक एसिड की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमको एनीमिया हो जाता है, हमको डायरिया हो जाता है। पहचानेंगे कैसे हम इसको? फिर ग्लॉसिटिस हो जाता है, जीभ पे हमारे छाले पड़ जाते हैं, घाव हो जाता है, एनोरेक्सिया होता है, भूख नहीं लगती, एनीमिया हो जाता है, वीकनेस हो जाती है। फिर आपका मेलबॉर्प्शन हो जाता है, आपका जो अब्जॉर्प्शन है बॉडी में वो मेल फंक्शनिंग हो जाती है, खाना अच्छी तरह से प्रचुर मात्रा में आपके शरीर में असमिलेट नहीं हो पाता। अगर कोई गंभीर रूप से बीमार है तो 5 mg फॉलिक एसिड के इंजेक्शन आते हैं, इंट्रामस्कुलर, वो दिए जाते हैं। अगर कम गंभीर बीमार है तो उसको फॉलिक एसिड की टैबलेट्स आती है, वो 3 हफ्तों के लिए दी जाती है। दूध में, मूंगफली में, यकृत में, हरी सब्जियों में विटामिन फॉलिक एसिड पाया जाता है। तो ये विटामिन सी हो गया, फॉलिक एसिड हो गया। अब इसके बाद आते हैं जो माइनर है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, खनिज लवण, मिनरल्स। तो पहला मिनरल्स जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए होता है कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम से ही हमारे दांत बनते हैं, हमारी हड्डियाँ बनती हैं। कैल्शियम सबसे महत्वपूर्ण लवण है क्योंकि इससे हड्डियों और दांतों का निर्माण होता है। इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ऑस्टियोपीनिया हो जाता है, हाइपोक्लाइसीमिया हो जाता है, हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। कमी कैसे होती है? लंबे समय तक कैल्शियम की कम मात्रा का अगर आप खाना खाएं, महिलाओं में अगर कोई हार्मोनल चेंज हो गया है उस समय पे, किसी बीमारी के कारण पानी का अत्यधिक सेवन करने से रक्त में सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो गई है, कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ आती हैं जो कैल्शियम इनहिबिटर का काम करती हैं, वो रोकती हैं। दिल का, हार्ट का, लीवर का, किडनी का अगर बीमारी है, लंबे समय तक उल्टी या दस्त होती रहती है तो हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। चिन्ह क्या क्या है? अगर हमको डिहाइड्रेशन हो गया है, निर्जलीकरण हो गया है, अगर जी मिचला रहा है, उल्टी हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, फिर नींद पर ना रहा है, हमेशा नींद आती है, आदमी थका थका रहता है, मांसपेशियों में ऐंठन रहती है, कमजोरी रहती है, फिट्स आते हैं, दौरे पड़ते हैं, भूख नहीं लगती,
चिड़चिड़ापन रहता है, तो इस कंडीशन में हम ये मान के चलते हैं कि बॉडी में कैल्शियम की कमी है। और कुछ डायग्नोसिस होती है, वो हम टेस्ट करा लेते हैं तो क्लियर हो जाता है कि कैल्शियम कम है या ज़्यादा है। उसके बाद अगर हाइपोनेट्रीमिया मेडिसिन है, अगर पानी पीते हैं तो उसको तत्काल बंद कर देना चाहिए, ये इसका ट्रीटमेंट है। गंभीर अगर अवस्था है तो सोडियम घोल आईवी के रूप में दिया जाता है। उसके बाद जो भी आपके लक्षण आते हैं उन लक्षणों के आधार पर हम दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरा मैग्नीशियम होता है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। शरीर में इसका स्तर कम हो जाए तो शरीर में इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस हमारा गड़बड़ हो जाता है। हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो हमारे शरीर में हार्ट में ब्लड प्रेशर में बैलेंस क्रिएट करते हैं। सोडियम पोटेशियम कम हो गया, कैल्शियम मैग्नीशियम कम हो गया। अगर इसमें सोडियम की कमी हो जाए, कैल्शियम की कमी हो जाए, या सोडियम ज़्यादा हो जाए, कैल्शियम कम हो जाए, मैग्नीशियम ज़्यादा हो जाए, कुछ भी अगर इलेक्ट्रोलाइट में इम्बैलेंस हुआ तो वो हमारे शरीर के इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस हो जाता है और वो रिफ्लेक्ट करता है हमारे बिहेवियर में, हमारे बॉडी पार्ट्स पे। तो इसके कारण भूख नहीं लगती है। अगर मैग्नीशियम की कमी हो गई तो चिड़चिड़ापन रहता है, पेशी असंतुलन हो जाता है, शरीर में दर्द रहता है, मांसपेशियां फटने लगती हैं। कारण क्या है इसके कॉजेज? मैग्नीशियम का कम खाना खाना, लंबे समय तक एंटीबायोटिक या प्रोटीन पंप इनहिबिटर दवाई जैसे ओमेप्रोजोल होती है, इस तरह की दवाइयों का उपयोग करना। अब एक समस्या ये भी है कि अगर आप गांव देहातों में किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी भी डॉक्टर के पास, तो वो क्या करता है, आप उसका मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन देखोगे तो वो सामान्य तौर पर रेबोप्रोजोल, ओमेप्रोजोल, डीएसआर की एक टैबलेट लिखता ही लिखता है। वो इसलिए लिख देता है कि जो ड्रग इंड्यूस्ड गैस है वो बॉडी से बाहर निकले। मगर अगर आप इन टैबलेट्स को बहुत ज़्यादा समय तक खाते हो तो ये आपके प्रोटीन इनहिबिटर का काम करती हैं और आपके बॉडी में मैग्नीशियम की कमी करा देती हैं। तो यदि कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है आपको किसी बीमारी में किसी 2-3 मेडिसिन तक, तब आपको ओमेप्रोजोल या रेबोप्रोजोल लेने की ज़रूरत नहीं है। मगर यदि अगर ज़्यादा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो उस समय आपको लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। बट कोशिश करिएगा कि ओमेप्रोजोल, रेबोप्रोजोल टाइप के डीएसआर की दवाइयाँ आप थोड़ा सा अवॉइड करें। फिर कुछ आनुवंशिक कारण भी होते हैं, कुछ हेरिडेटरी कैरेक्टर होते हैं जिनके कारण मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। लंबे समय तक अगर कोई भूखा रहेगा तो उसकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी। लंबे समय तक किसी की बॉडी में उल्टी हो रही है, दस्त हो गया है, तो मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी। अब सिम्टम्स क्या है कि असामान्य तरीके से, सबसे बड़ा सिस्टम तो ये है कि असामान्य तरीके से हृदय में धड़कन होती है। आपके जो हार्ट साउंड्स हैं लप और डब, वो असंतुलित हो जाती है, बहुत तेज होती है, कभी बहुत धीमी होती है, फिर बहुत तेज होगी, फिर बहुत धीमी हो जाएगी। दूसरा, चिड़चिड़ापन होगा, भूख नहीं लगेगी। कुछ ऐसी दवाइयाँ जो टिश्यू करती हैं उनको अवॉइड किया जाएगा। मांसपेशियों में दर्द रहता है, मसल स्पैज्म बोलते हैं उसको, मसल स्पैज्म हो जाता है। झंझनाहट रहती है पैरों में, संवेदनशीलता रहती है, ज़रा सा भी टच करो तो टिंगलिंग हो जाएगी। मांसपेशियों में मसल क्रैम्प्स होती हैं, वीकनेस रहती है, नाखून आसानी से टूट जाते हैं, नाखून फटने लगते हैं, डिप्रेशन में रहता है। हेलुसिनेशन होता है। हेलुसिनेशन ये होता है कि आप इस दुनिया में नहीं रहते, आप कुछ और सोचते रहते हैं, आपको लगता है कि आई एम द सुपरमैन टाइप थिंग। फिर मेमोरी लॉस हो सकता है, हड्डियाँ आसानी से टूट सकती हैं, इजी फ्रैक्चर ऑफ बोन्स हो सकता है। ये है मैग्नीशियम की कमी से समस्याएं। अब उसके बाद आते हैं पोटेशियम। पोटेशियम जो हमारे हार्ट को पंपिंग को प्रॉपर तरीके से कराता है बिकॉज ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप के कारण हमारे शरीर आराम से हमारा हृदय धड़कता है। यदि पोटेशियम में कोई कमी आती है, सोडियम पोटेशियम पंप डिस्टर्ब होता है, हमें हार्ट की समस्या हो जाती है। इसकी कमी से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, कब्ज हो जाती है, थकावट रहती है, हाइपोकैलमिया हो जाती है। हाइपोकैलमिया की स्थिति ये होती है कि जब आपका पोटेशियम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। कॉज क्या है? लंबे समय तक उल्टी दस्त और लंबे समय तक पोटेशियम से कम युक्त खाना खाना। अगर ऐसा खाना जिसमें पोटेशियम की कमी है, अगर आप वो लंबे समय तक खाते हैं तब आपको हाइपोकैमिया हो जाता है। लक्षण क्या है? लक्षण ये है कि आपकी मांसपेशियां कमज़ोर होने लगेंगी, आपको कब्जियत रहेगी, आपको थकान लगेगी, हाई बीपी के पेशेंट हो जाएंगे, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, अत्यधिक पेशाब होगी, हार्ट बीट बहुत तेज़ी से हो जाएगी, नींद आने लगेगी। उपचार पोटेशियम सप्लीमेंट, जो भी सप्लीमेंट है, बॉडी सप्लीमेंट, उनको लेना पड़ता है आपको। और ऐसी दवाओं जैसे मैंने मैग्नीशियम बताया था कि ओमेप्रोजोल, तो ऐसी कुछ दवाएं होती हैं जो पोटेशियम पंप को डिस्टर्ब करती हैं, पोटेशियम को हमारे शरीर में कम करती हैं।
तो ऐसी स्थिति में उन दवाओं को लेकर रोकना पड़ता है। उसके बाद आता है आपका सोडियम। सोडियम भी एक इलेक्ट्रोलाइट है पोटेशियम की तरह, ये दोनों आपस में मिलकर सोडियम पोटेशियम हम बनाते हैं। ये भी शरीर को नियंत्रित करता है। अगर हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, इसकी कमी हो जाती है, तो हमें सतर्कता की कमी हो जाती है, हम ढीले ढाले पड़े रहते हैं, सुस्त पड़े रहते हैं, दस्त लगने लग जाते हैं, चखने और सूंघने की क्षमता हमारी कम हो जाती है, चखने और सूंघने की, बालों का झड़ना चालू हो जाता है, लैंगिक परिपक्वता में कमी आ जाती है। लैंगिक परिपक्वता जब मैच्योरिटी आती है, जैसे प्यूबिक हेयर्स निकलना, मुस्टैशेस निकलना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, तो इन चीज़ों में लेट होने लगता है। उपचार क्या है? उपचार ये है कि आप जिंक सल्फिमेंट जो भी सप्लीमेंट है वो आप लीजिए, सोडियम सप्लीमेंट आप खाइए। उसके बाद आयोडीन। आयोडीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए इसलिए होता है क्योंकि ये कमी से हमको गोइटर का रोग हो जाता है। जब आपको मैं एंडोक्राइन सिस्टम बता रहा था, उसमें हमने बताया था कि थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है उसका बेस आयोडीन होता है। अगर वो आयोडीन डिस्टर्ब करता है तो हमें गोइटर का रोग हो जाता है और हमारे थायराइड डिस्टर्ब हो जाती है, थायराइड ग्लैंड, तो उसको गलगंड बोलते हैं, थायराइड गोइटर रोग को। आहार में आयोडीन की कमी से रक्त में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसकी पूर्ति के लिए थायराइड ग्रंथि को अधिक कार्य करना पड़ता है और अधिक कार्य करने से थायराइड यहाँ गले में हमारे सूजन आ जाती है। उसी सूजन को हम बोलते हैं गोइटर। अब दो तरह का होता है, फाइब्रोब्लास्टिक या आपका कॉन्जेंटियल। कॉन्जेंटियल मतलब कि अगर जन्मजात आयोडीन की कमी हुई तो बच्चा बौना रह जाएगा, मंदबुद्धि का हो जाएगा। और अगर फाइब्रोब्लास्टिक स्तन परिवर्तन है, जैसे अगर मदर के ब्रेस्ट में कोई चेंज आ गया तो उस टाइम पे आप उसको रिकवर कर सकते हैं, मगर अगर कोई डॉर्फ रह गया, कोई बौना रह गया तो उसको आप रिकवर नहीं कर सकते। उपचार क्या है कि आयोडीन युक्त नमक। पुराने ज़माने में ढेले वाले नमक आते थे जिसमें आयोडीन नहीं होता था। पुराने ज़माने में गोइटर का रोग ज़्यादा होते थे। आज के ज़माने में वंस इन अ ब्लू मून, एक 8 लाख लोगों में कोई एक होता है जिसको गोइटर या ढींगा का रोग होता है। क्यों? क्योंकि हर लोग अब आयोडीन युक्त नमक यूज़ करते हैं। इसका उपचार वही है, आयोडीन युक्त नमक और आयोडीन सप्लीमेंट। कुछ आयोडीन सप्लीमेंट्स आते हैं, अगर आप वो लेने लगे तो आपको ठीक हो जाती है, सूजन कम हो जाती है, गोइटर में ठीक हो जाता है। उसके बाद आता है सेलेनियम। सेलेनियम का सबसे बड़ा काम है हमारे थायराइड मेटाबॉलिज्म में, डीएनए सिंथेसिस में, रिप्रोडक्शन में, इन्फेक्शन से बचाने में, प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन में। तो अगर हमारी बॉडी में सेलेनियम की कमी होती है तो हमें सीखने की क्षमता, याद करने की क्षमता कम हो जाती है और हमारी बॉडी प्रॉन टू कैंसर हो जाती है। कैंसर ज़्यादा होने के चांसेस हमें रहते हैं। अब इसके चिन्ह क्या क्या है सेलेनियम की कमी के? मेल फीमेल में इनफर्टिलिटी होती है, नपुंसकता हो जाती है, पेशीय असंतुलन हो जाता है, मस्कुलर इम्बैलेंस हो जाता है, टेटनी रोग होता है, दौरे पड़ने लगते हैं। टेटनी रोग होता है कि पूरी टेटनस जो इंजेक्शन लगते हैं कि हमारी मांसपेशियाँ सूखने लगती हैं, हमारा शरीर दुर्बल हो जाता है। उपचार ये है कि मुंह द्वारा या आईवी की स्थिति में किया जाता है। सेलेनियम युक्त भोजन आप लीजिए, सोयाबीन है, फल है, अंडे हैं, नट्स हैं, मूंगफली है, कैशू नट है, बादाम है, इस तरह की चीज़ें आप खाएंगे तो सेलेनियम की कमी दूर हो जाएगी। उसके बाद आपका आता है कॉपर। कॉपर हमारे शरीर में, मस्तिष्क में, रक्त में और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ज़रूरी होता है। मस्तिष्क के कार्य करने के लिए, रक्त संचरण के लिए या और भी चीज़ों का कार्य करने के लिए कॉपर ज़रूरी होता है, मगर कॉपर बहुत ही माइन्यूट मात्रा में हमारे शरीर में होता है। अब काज इसका होता है कि अगर हम जिंक सप्लीमेंट का यूज़ करते हैं तो जिंक सप्लीमेंट के यूज़ के कारण हमारा कॉपर कम हो जाता है। हमारे आमाशय में, स्टमक में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पे कॉपर का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। कारण इसका सब सिम्टम्स कैसे हम देखेंगे? त्वचा पीली पड़ने लगती है, वृद्धि में कमी हो जाती है, ग्रोथ कम हो जाती है, हाइपोक्रेमिक एनीमिया हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है, बच्चे को हमेशा ठंडी लगती है, हाइपोपिगमेंटेशन हो जाता है, त्वचा सफ़ेद होने लगती है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं। और अगर उपचार, तो उपचार में कॉपर युक्त भोजन। कॉपर युक्त भोजन कैसे आप करेंगे? अब कॉपर तो मिलाएंगे नहीं किसी में, तो कॉपर युक्त भोजन का मतलब ये होता है कि जो कॉपर के वेसल्स होते हैं, जग है, ग्लास है, उनका पानी आप पिलाएं बच्चे को। कॉपर के वेसल में पानी रख दीजिए 24 घंटे के लिए, वो पानी बच्चे को पिलाइए या स्वयं भी पीजिए। कॉपर के बर्तन में आप खाना खाइए, पकाएंगे तो नहीं, वो खराब हो जाता है, खाना खाएं कॉपर के बर्तन में। इसी तरह से एक होता है जिंक।
अगर जिंक की कमी हो जाती है, हमेशा हमारे शरीर में जिंक थोड़ी बहुत रहनी चाहिए, कोशिकाओं के निर्माण में काम आता है और हमारे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगर हमारे जिंक में कमी हो जाती है बॉडी में, तो हमारा सूंघने की क्षमता, हमारे स्वाद की क्षमता कम हो जाती है, हमारे हेयर लॉस हो जाता है, गंजापन हो जाता है, लैक ऑफ अलर्टनेस हो जाती है हमारे शरीर में, तो आप क्या लीजिए कि सतर्कता की कमी हो जाती है, हम ढीले ढाले सुस्त से पड़े रहते हैं। लक्षण क्या है इसके कि वजन में तेजी से कमी आती है। अगर आपके वजन में बहुत तेजी से कमी आ रही है तो समझ जाइए आपकी बॉडी में जिंक का कुछ गड़बड़ है। घाव बहुत देरी से भरते हैं, वृद्धि नहीं होती है, हृदय बहुत तेज धड़कता है, सीने में दर्द रहता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ब्लड आपका बहुत पतला नाखून हो जाता है, भूख की कमी हो जाती है, फिर अखाद्य पदार्थ खाना फीका बोलते हैं उसको, क्रियाशीलता में कमी, लो हो जाती है एक्टिविटीज। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो जिंक के सप्लीमेंट्स आते हैं वो हमको लेने पड़ते हैं, जिंक सप्लीमेंट। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे यहाँ जो मिनरल है उसको होता है आयरन। आयरन के वर्गीकरण के अनुसार से निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला तो अनीमिया, कम या मध्यम, माइल्ड या मॉडरेट अनीमिया। तीसरा सीवियर अनीमिया। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का एक परसेंटेज होता है कि हाँ इतना होना चाहिए। जैसे अगर किसी का ब्लड में 11 ग्राम पर डेसीलिटर या उससे अधिक आयरन है तो उसको हीमोग्लोबिन है तो उसको हम एनीमिक नहीं बोलते हैं। अगर 10 से 10.9 से 10 तक है तब उसको हम माइल्ड एनीमिक बोलते हैं। अगर 7 to 9.9 है तब हम उसको मॉडरेट एनीमिक बोलते हैं। अगर 7 ग्राम पर डेसीलीटर से अगर कम है तो उसको हम सीवियर एनीमिक बोलते हैं। ये 3 क्लासेस होती हैं एनीमिया की, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड की क्या क्लास होती है? माइल्ड की क्लास है 10 to 10.9 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन कम होगा तो माइल्ड है। अगर 7 से 9.9 होगा तो मॉडरेट है। अगर 7 से कम है तो वो सीवियर एनीमिक है, उसको तत्काल ब्लड चढ़ाने की जरूरत होती है। अब हम पता कैसे करते हैं कि रेफरल यूनिट में अगर किसी को सीवियर अनीमिया हो गया है, आयरन की सीवियर कमी हो गई है, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या फर्स्ट रेफरल यूनिट जो होती है वहाँ पे तुरंत उसको रेफर करके भर्ती कराना चाहिए। आहार में आयरन और विटामिन सी के जो भी समृद्ध भोजन है वो हम उनको दें। आयरन फोर्टिफाइड भोजन उपयोग में लाना चाहिए। और अगर छोटा बच्चा है, अगर उसको कमी है तो 6 महीने तक मात्र और मात्र माता का उसको दूध पिलाया जाए। जब बच्चा पूरक आहार शुरू करे तो उसमें आयरन ज़्यादा से ज़्यादा दें उसको। पूरक आहार के साथ स्तनपान भी कराते रहे। आयरन फॉलिक एसिड के जो सप्लीमेंट हैं वो हमेशा देते रहिए। 6 माह से 59 माह तक, 5 साल तक ये कंटिन्यू चलता है, बीच में रुकता नहीं। अगर बच्चा एनीमिक हो गया तो 1 ml आयरन फॉलिक एसिड के सिरप जिसमें 20 ml एलिमेंटल आयरन होता है, 100 mcg फॉलिक एसिड होता है, ये उस बच्चे को लगातार 1 ml सुबह और शाम 5 साल तक बच्चे को देना पड़ता है। ठीक, ये आयरन के बारे में हो गया। अब आयरन के और भी कई कारण होते हैं जिनके कारण दिक्कत होती है। अब कॉज क्या होता है एनीमिया का? पहला तो आयरन की कमी, दूसरा विटामिन B6, विटामिन सी और की कमी, फॉलिक एसिड की कमी। गर्भावस्था के दौरान जब हमारा बच्चे का प्रसव, माता का प्रसव होता है, बच्चे का जन्म होता है, उस समय बहुत ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो गया। और ये एनीमिया वाला जो इशू है, एनीमिया वाला इशू ये है कि आप ये मान के चलिए कि एनीमिया की कंडीशन में हमारे देश की लगभग 60 से 70% महिलाएं एनीमिक होती हैं। ये फैक्ट है कि आप किसी को भी रैंडमली अगर चेक कर लेंगे तो किसी को भी अगर आप रैंडम चेक कर लेंगे तो वो एनीमिक होगी महिला, वो हमेशा एनीमिक होती है। अब इसको ठीक कैसे किया जाता है? तो जैसे मैंने बताया कि अगर 6 महीने से 59 माह तक का बच्चा है, 5 साल तक का बच्चा है, तो उसको 1 ml आयरन का ड्रॉप हम देंगे। अगर 5 से 9 साल तक का बच्चा है और अगर इस एनीमिक कंडीशन में है तब उसको हफ्ते में 2 बार आयरन फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है, जिसमें 45 mg एलिमेंटल आयरन होती है और 400 mcg फॉलिक एसिड होता है। अगर 10 से 19 साल तक का है तब उसकी जो डोजेज होती हैं वो 60 mg आयरन की और 500 ग्राम फॉलिक एसिड की गोलियां हो जाती हैं हफ्ते में 1 बार। ठीक है, इस तरह से होती हैं। और अगर बच्चे के पेट में कोई कृमि हो गया है, कोई कीड़ा हो गया है, तो अगर 12 माह से 24 माह तक का बच्चा है तो 200 mg एल्बेंडाजोल की गोली 2 बार। अगर 24 से 19 माह तक का बच्चा है
तो उसको 400 mg एल्बेंडाजोल की गोली साल में 2 बार, ये साल में दी जाती है गोलियाँ। एक बार आपने गोली दे दी, बात खत्म। फिर उसको अगले साल में 6 महीने बाद गोली दी जाती है एल्बेंडाजोल की, अगर पेट पे पड़ी जाती है। ठीक, ये आपका रफली ख़त्म हो जाता है कि आपको क्या ज़रूरत है क्या ज़रूरत नहीं है उसमें मिनरल्स के लेवल पे। अब इसके बाद ANM का जो आपका फैमिली हेल्थ वर्कर है, AWWS है या हेल्थ वर्कर जो भी होते हैं, उनका रोल क्या आता है? तो पहला उनका रोल ये होता है कि व्यक्ति, परिवार और समुदाय में पोषण स्तन की जानकारी देते रहना। दूसरा, संतुलित आहार, भोजन पकाने के तरीके, भोजन के रखरखाव की जानकारी लोगों को देना। पोषण से होने वाली रोगों की जानकारी देना। समुदाय में पोषण का स्तर सुधारने की कोशिश करना। परिवार और समुदाय को पोषण शिक्षा देना। नर्स द्वारा रोगी और उसके परिवारजनों को रोगावस्था में उपयुक्त भोजन की सलाह देना। आहार चिकित्सा देना, डाइट थेरेपी जिसको बोलते हैं कि अगर हम खाना ठीक कर लें तो हमारा बाकी सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। जन समुदाय को खाद्य स्वच्छता का महत्व समझाना। जन समुदाय को अपने परिजनों को बाल्यावस्था गर्भावस्था के दौरान आवश्यकता अनुसार पोषक तत्व उपलब्ध करवाना, उनकी उचित मात्रा में सलाह देना। शिशुओं से जुड़े विभाग के समन्वय पूर्वक जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी आहार होते हैं, वो सारा देना। ये सारे के सारे काम ANM के होते हैं। अब इस पूरे चैप्टर का जो पोषण का आपका चैप्टर था, ये पोषण का आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब पोषण के चैप्टर के बाद आता है न्यूट्रिशनल असेसमेंट, कि हम पोषणीय आकलन कैसे करते हैं। ये 3rd यूनिट होता है न्यूट्रिशन के चैप्टर का। तो हमने आपको स्टार्टिंग में फूड बताया था, बैलेंस डाइट बताया, उसके बाद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट बताया, विटामिन्स बताए, मिनरल्स बताए, मिनरल्स की कमी से क्या होता है, कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बता दी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि उस बच्चों को हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट कैसे करते हैं। हमको ये पता कैसे लगेगा कि कौन सा बच्चा कुपोषित है, कौन सा बच्चा कुपोषित नहीं है, और यदि बच्चा कुपोषित है तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे, कैसे उस बच्चे का डाइटरी चार्ट हम बनाएंगे, कैसे आगे हम उसको जो योजनाएं चलती है वो सारी की सारी योजनाएं हम बच्चों को कैसे बनाएंगे, और खाना बनाने के उपयुक्त तरीके कौन कौन से हैं, ये सारा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद आज के लिए, और इन सारी चीज़ों का आप नोट्स बनाते रहिएगा।